हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल वी विनर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है आदर्शवाद और शिक्षा। ठीक है, तो अपने वीडियो को शुरू करने से पहले आप जो है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये हर साल के चाहे बीए हो या बीएड हो ये पेपर में आता ही आता है। किसी भी रूप में हम इसको देखते ही देखते हैं, पूछा ही जाता है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हों तो आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहें। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं आदर्शवाद और शिक्षा। आदर्शवाद तो हमने पढ़ लिया इसके पहले वाले वीडियो में कि आदर्शवाद क्या है, उसके अर्थ, उसकी विशेषताएं और उसका जो डेफिनेशंस है, परिभाषाएं हैं, पढ़ लिए हमने। अब आदर्शवाद को हम अगर एजुकेशन में पढ़ रहे हैं अपने सब्जेक्ट में तो हमें जानना जरूरी है कि आदर्शवाद ने शिक्षा के बारे में क्या कहा, क्योंकि हमें तो यही लिखना है एग्जाम में, आदर्शवाद ने शिक्षा के बारे में क्या कहा। इसी के जितने भी पक्ष हैं वो सब यहाँ देख लेंगे। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले स्टार्ट होता है कि आदर्शवाद ने शिक्षा के बारे में क्या कहा। देखिए, आदर्शवादी दृष्टिकोण से शिक्षा का अर्थ व स्वरूप निर्धारित करने में, अब देखिए आदर्शवाद को किस किस ने बताया है, तो पाश्चात्य दार्शनिक प्लेटो, कर्मेनियस, पेस्टोलॉजी, फ्रोबेल और भारतीय दार्शनिकों में रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, गांधी और अरविंद आदि विद्वान अग्रगण्य थे। अब आप देखिए यहाँ पर हमने दो लोगों के बारे में बताया है। ठीक है, तो इसको आप एक ऐसे करके कोई एक चित्र टाइप का दिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप दिखा दीजिए, यहाँ पर आप दिखा दीजिए जो है यहाँ पर आप दिखा दीजिए आपके पाश्चात्य दार्शनिक दिखा दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर लिख दीजिए आप आपके भारतीय दार्शनिक जिन्होंने आदर्शवाद के बारे में बताया है। कौन कौन हो गए? प्लेटो हो गए, आपके कर्मेनियस हो गए, पेस्टोलॉजी हो गए, फ्रोबेल हो गए। ठीक है, और अगर इंडियन में देखिए तो टैगोर हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, गांधी हो गए, अरविंद हो गए। आपने इन सब का नाम सुना है और इन्होंने आदर्शवाद के बारे में बताया है। ठीक है, अब देखते हैं कि पेस्टोलॉजी जो कि एक पाश्चात्य दार्शनिक थे, इन्होंने क्या कहा। पेस्टोलॉजी ने देखिए शिक्षा के बारे में क्या कहा। ये काफी इंपॉर्टेंट इसकी परिभाषा, क्योंकि छोटी है, जो छोटी परिभाषाएं होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, सर्वांगपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। ठीक है, शिक्षा मनुष्य की शक्तियों का स्वाभाविक, सर्वांगपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। इन्होंने ये बताया है, इसकी परिभाषा दी है कि जो शिक्षा है वो स्वाभाविक शक्तियों का, इसका मतलब वो शक्तियां व्यक्ति में है। ठीक है, और उनका क्या है? विकास है, स्वाभाविक विकास, सर्वांग पूरा विकास और प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है। ठीक है, आगे देखिए, देखते हैं और विद्वानों ने क्या बोला। अब देखिए विवेकानंद की ये परिभाषा भी बहुत बार पूछी जाती है। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित देवी शक्ति की अभिव्यक्ति है। ये भी बहुत बार पूछी जाती है डेफिनेशन ये, और ये पूछी जाती है कि मतलब किसने कहा। तो आपको ये भी ऐसे भी देख लेना है कि ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि ये किसने कहा, तो आपको बताना है स्वामी विवेकानंद ने कहा। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आदर्शवाद ने शिक्षा के बारे में क्या कहा। तो आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार शिक्षा का जो रूप दिखाई पड़ता है उसके आधार पर यही कहा जा सकता है कि यह मनुष्य को अनुशासित और नैतिक बनाने का प्रयास करती है और आध्यात्मिक गुणों को समझने के योग्य बनाती है। क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा कि आदर्शवाद में हमने मूल्यों पे बात की थी, विचारों पे बात की थी। सेंटर में क्या था? इसके केंद्र में विचार थे, इसके माइंड में विचार आते हैं, बुद्धि की बात की थी, तर्क की बात की थी हमने, है ना। तो ये क्या करती है? मनुष्य को कैसा बनाती है? अनुशासित बनाती है। नैतिक माने सही गलत में फर्क कर पाता है वो उसमें, और ये आदर्शवाद सत्यम शिवम सुंदरम को मानता है, ईश्वर को मानता है। ठीक है, तो इसने आध्यात्मिक माने ईश्वर से संबंधित गुणों को समझने के योग्य बनाती है। तो आदर्शवाद की जो विशेषताएं हमने वो आपको बताई थी, उसी को यहाँ पर जोड़ के उन्होंने शिक्षा को डिस्क्राइब किया है। शिक्षा मनुष्य को इस तरह बनाए कि वो डिसिप्लिन्ड हो, सही गलत में अंतर कर पाए। ठीक है, ईश्वर को समझ पाए, आध्यात्मिक गुणों को समझ पाए, व्यक्ति का विकास कैसा हो, इस तरह का हो। ठीक है, अब देखिए कि आदर्शवाद ने शिक्षा के, आपने देखा कि जब हम लोग का क्वेश्चन आता है तो उसमें ये कहा जाता है कि क्वेश्चन में कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा क्या अर्थ है और इसके उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए, इसका पाठ्यक्रम कैसा है आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का, आदर्शवाद के अनुसार अनुशासन कैसा है। तो ये सारे पॉइंट हम आज ही में इसमें हम
देख लेने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने देखा कि अब ये देख रहे हैं कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और इससे आप समझ जाएंगे कि आदर्शवाद चाहता क्या है, करना क्या चाहता है, बालक में किस तरह के विकास को वो देखना चाहता है। तो पहला है व्यक्तित्व का उत्कर्ष या आत्मानुभूति। सबसे पहले देखिए वो चाहता है कि आदर्शवाद चाहता है कि शिक्षा ऐसी हो जो बालक का व्यक्तित्व विकास कर सके, आत्म अनुभूति कर सके। हम जब तक स्वयं को नहीं समझेंगे, आदर्शवाद इस भाव पे काम करता है। ठीक है, तो व्यक्तित्व का सबसे पहले विकास, फिर व्यक्तित्व के सामाजिक पहलू का अधिकतम विकास, सामाजिक पहलू का, और आत्म प्रकाशन का अवसर। मतलब ये है सामाजिक पहलू, हम समाज से जुड़कर भी रहें, ये एक इसका प्रयास है, और आत्म प्रकाशन का। ठीक है, आत्म प्रकाशन का। नेक्स्ट है शाश्वत आदर्शों और मूल्यों की प्राप्ति। मूल्य बहुत जरूरी होते हैं जीवन में, आदर्श बहुत जरूरी होते हैं, जैसे ईमानदार रहना, ठीक है, सही रास्ते पे चलना। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। आदर्शवाद जो है आदर्शों को मानता है। ठीक है, आदर्शवाद किस चीज को मानता है? देखिए आदर्शवाद में आदर्श जुड़ा है, आदर्शवाद आदर्शों को मानता है, इसीलिए आदर्शों को और मूल्यों की प्राप्ति पे जोर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है सांस्कृतिक उन्नति की प्राप्ति, कल्चरल डेवलपमेंट भी चाहता है। आदर्शवाद कल्चरल डेवलपमेंट की भी बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या चाहता है आदर्शवाद, शिक्षा के उद्देश्यों में रखा है अनुसंधान शक्ति और विवेक शक्ति का विकास। मतलब ये कि आप तर्क के साथ, अनुसंधान का मतलब क्या होता है? ये रिसर्च होता है, इसका मतलब आप कुछ ढूंढिए, उस चीज को सर्च कीजिए। तो कैसे करेंगे? आप अपने ब्रेन से करेंगे, विवेक से करेंगे। विवेक माने सही गलत में अंतर करना, तो आप सही गलत में अंतर भी कर पाए और अनुसंधान कर पाए, मतलब सत्य को खोज पाए। ये यहाँ पर फोकस करता है कि ट्रुथ क्या है, उस ट्रुथ को जानने का। तो ये कैसे होगा? बुद्धि से होगा, और आपको पता ही है कि आदर्शवाद बुद्धि के अंदर जो तर्क है, जो विचार है, उस पर जोर देता है। इसके सेंटर में विचार है। ठीक है, तो इन्होंने अनुसंधान की शक्ति और विवेक शक्ति का बल पर जोर दिया है। पवित्र जीवन की प्राप्ति, भाई जब ईश्वर को प्राप्त करने की बात करेंगे, ईश्वर को पाने की, ईश्वर को जानने की बात करेंगे, तो पवित्र जीवन की तो बात करेंगे ही करेंगे। ठीक है, और लास्ट देखा लिखा है कि व्यक्ति एवं विश्व के बीच एक समन्वय और समरसता स्थापित करना। मतलब ये कि जब व्यक्ति और जो बाकी संसार है उसके बीच में क्या हो, एक अच्छा माहौल हो, कोऑर्डिनेशन हो, जो है एक दूसरे के बीच में प्रेम की, सहयोग की भावना हो। ठीक है, ये इन्होंने क्या रखा शिक्षा के उद्देश्य। आप पीछे से देख लीजिएगा, पूरे एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट है, अब हम देखते हैं कि इसने आदर्शवाद के पाठ्यक्रम को कैसे रखा है। तो अब देखिए आपने उद्देश्य देखे, क्या चाहता है आदर्शवाद। अब जो हम चाहते हैं, जो हमने उद्देश्य डिसाइड किया, उसी उद्देश्य को हम पूरा करने के लिए क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे, जब हमें मान लो हमें कुछ भी करना है, तो हम पहले उद्देश्य बना लेंगे। अब उस उद्देश्य को पूरा कैसे करेंगे? तो हम पाठ्यक्रम बनाएंगे, क्योंकि जब उस पाठ्यक्रम को हम क्लास में पढ़ाएंगे तभी तो बच्चों का विकास वैसा होगा। तो अब हमने आदर्शवाद के जब उद्देश्य बना लिए, तो अब हमें उसका पाठ्यक्रम तय करना है। ठीक है, अब हम पाठ्यक्रम तय करेंगे। तो आदर्शवाद व्यक्तित्व का उत्कर्ष या आत्मानुभूति के शाश्वत आदर्शों की प्राप्ति और सांस्कृतिक उन्नति के उद्देश्य बल देता है। ठीक है, इसमें बालक की क्रियाओं को नहीं बल्कि मानव जाति के अनुभवों को विशेष महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको क्या चाहिए, आत्मानुभूति चाहिए, व्यक्तित्व का विकास चाहिए, ठीक है, आदर्शों की प्राप्ति चाहिए, सांस्कृतिक उन्नति चाहिए, तो इन सब के लिए क्या पढ़ाना चाहिए, अब ये तय करता है आदर्शवाद कि हम क्या क्या सब्जेक्ट, क्या क्या विषय पढ़ाएं। तो देख लेते हैं कि इन्होंने चार्ट में, हमने एक चार्ट बनाया है। देखिए मानव की प्रमुख क्रियाएं और उनसे संबंधित विषय। ठीक है, तो ये देखिए हमने ये कुछ बताया है कि किस तरीके के विषयों को, कौन से विषयों को आदर्शवाद रखता है। ठीक है, ये देखिए इस चार्ट को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आदर्शवाद किस तरह के सब्जेक्ट पढ़ाने की बात करता है। तो सबसे पहले देखिए बौद्धिक क्रियाएं, वो 3 भागों में हम लगभग बता देते हैं ऑलमोस्ट इस तरीके से कि बौद्धिक क्रियाएं अगर चाहें तो आदर्शवाद चाहता है कि भाषा पढ़ाई जाए, साहित्य पढ़ाया जाए, इतिहास पढ़ाया जाए, भूगोल, गणित, विज्ञान। ठीक है, ये और कलात्मक और सौंदर्यात्मक में कला, कविता, धर्म, नीति शास्त्र, आध्यात्म शास्त्र। ठीक है, तो आदर्शवाद चाहता है कि ये सारे सब्जेक्ट्सों को, विषयों को पढ़ाया जाए। ठीक,
अब देखिए ये तो इनके सब्जेक्ट हो गए। आपने पहले डिसाइड किया कि उद्देश्य क्या होना चाहिए, फिर उद्देश्य के बाद आपने अब ये तय किया कि जब ये उद्देश्य हमें पूरे करने हैं तो हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने चाहिए, तो आपने ये सब्जेक्ट पढ़ाने की बात कर ली। ठीक है, अब जब सब्जेक्ट तो तय कर लिए, लेकिन अब जब सब्जेक्ट्स को आप उनका जो ज्ञान होगा सब्जेक्ट का वो देंगे कैसे, देंगे तो किसी मेथड से ना। अब आपने पहले ऑब्जेक्टिव बना लिया, उद्देश्य, उद्देश्य के बाद उसका पाठ्यक्रम बना लिया कि अब हम इन उद्देश्यों को पूरा करेंगे, ये पाठ्यक्रम बना लिया, इस पाठ्यक्रम को हम पढ़ाएंगे तो हमारे उद्देश्य पूरे होंगे। लेकिन पढ़ाएंगे कैसे, यानी कि मेथड क्या होना चाहिए, मेथड क्या होना चाहिए, तो मेथड कौन सा होना चाहिए, इन्होंने मेथड क्या देखे, तो देखिए अनुभव, अनुभव एवं अंतर्दृष्टि पे बल। ठीक है, इन्होंने कहा कि एक्सपीरियंस और इंसाइट होनी चाहिए। एक्सपीरियंस का मतलब मनुष्य का जो अनुभव होता है कि लाइफ में जो सीखता जाता है, और इंसाइट का मतलब सूझ होती है। इंसाइट अचानक से हमें समस्याएं होती हैं, फिर एकदम से हमें एक आइडिया आता है और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, या हमारे अंदर से ये होता है। ठीक है ना, कई बार आप बहुत परेशान होते हैं, आपने उसके कई सारे उपचार किए होते हैं और ढूंढ नहीं पा रहे होते हैं उत्तर, लेकिन फिर एकदम से कई सारे उपचार के बाद आपको एक ट्रीटमेंट दिखाई पड़ता है कि हम ये वाला काम करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो वो कहाँ से आता है, इंसाइट अंदर से आती है, मन के अंदर से आती है। बहुत सारे काम करने के बाद आपको क्या होता है, अनुभव हो जाता है, उसी अनुभव से एक इंसाइट डेवलप होती है, अंतर्दृष्टि डेवलप होती है। ठीक है, इस पे बल दिया इन्होंने। नेक्स्ट है वाद विवाद। आदर्शवाद ने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें डिस्कशन करना चाहिए। तो डिस्कशन कैसे करेंगे, टीचर टीचर तो नहीं करेंगे ना, टीचर स्टूडेंट करेंगे, बच्चे बच्चे भी आपस में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है व्याख्यान। इसके बारे में तो आपको पता ही है कि कोई चीज बच्चों को नहीं पता है, हम कैसे देंगे, लेक्चर मेथड से उनको सिखाएंगे। नेक्स्ट है स्वक्रिया विधि, बच्चे खुद करके सीखें। कोई चीज हम जब खुद करके सीखते हैं तो हमें क्या होती है, वो याद हो जाती है, भूलती भी नहीं है। और नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक विधि। जो चीजें आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में जो है बहुत सारी टेक्स्ट बुक वगैरह बहुत होती थी, तो जो बुकें होती थी वो क्या थी, वो ज्ञान का एक साधन थी, ज्ञान का एक स्रोत थी, वो एक मेथड थी। तो पहले हमने करिकुलम पहले हमने ऑब्जेक्टिव बना लिए, ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमने पहले फिर करिकुलम बना लिया। अब करिकुलम को देने के लिए हमने मेथड बनाया कि अब हम इन पाठ्यक्रम को इस मेथड्स के थ्रू डिलीवर करेंगे, देंगे बच्चों को। ठीक, अब देगा कौन, तो उस जो ये सब मेथड है ये कौन अप्लाई करेगा, इसको देगा टीचर, टीचर ही तो पढ़ाएगा आपको। ठीक है, तो टीचर कैसा होना चाहिए, आदर्शवाद के अनुसार। अध्यापक का स्थान बालक से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इन्होंने कहा कि अध्यापक का स्थान अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षक ही वह व्यक्ति है जो अपने ज्ञान, आदर्श, अनुभव और सद्गुणों से बालक को प्रभावित करता है और उसके आदर्श व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होता है। अध्यापक का स्थान बालक से अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, यही इसका मेन पॉइंट है, इसको याद रख लीजिएगा। इन्होंने टीचर को बहुत अधिक इंपॉर्टेंस दी थी। ठीक है, टीचर को बहुत अधिक इंपॉर्टेंस दी थी। टीचर कैसा होना चाहिए, क्योंकि टीचर जो है वो क्या करता है, अपने ज्ञान, आदर्श और अनुभव और सद्गुण से बालक को प्रभावित करता है। आप क्या करते हैं, टीचर आपको नॉलेज देता है, आप उसके नॉलेज से सीखते हैं। ठीक है, आदर्श का मतलब जैसा वो होता है वैसा ही बच्चे बनने का प्रयास करते हैं, वैसे ही कपड़े पहनते हैं, वैसे ही बात करते हैं। ठीक है, अनुभव, टीचर आपसे उम्र में बड़ा होता है, उसने जो सीखा होता है वो आपको सिखा देता है ताकि आप कम समय में उन चीजों को ना झेलें जो उसने अपनी उम्र में झेली। उसके जो सद्गुण होते हैं, समय पे आना, अच्छे से पढ़ाना, प्रेम से बात करना, आप उसे क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो उसका जो आदर्श व्यक्तित्व होता है, उस व्यक्तित्व की वजह से बालक का बहुत अधिक विकास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस चीज को देख लीजिए, जो मेन पॉइंट आपका यही है कि आदर्शवाद में क्या है कि जो आदर्शवाद में जो टीचर है वो इम्पोर्टेंट, टीचर का जो स्थान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यही चीज आपको मैं फिर से बता रही हूँ कि आदर्शवाद में टीचर का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, पूर्ण मानसिक विकास। अब देखिए टीचर की जरूरत क्यों होती है, तो पूर्ण मानसिक विकास के लिए शिक्षक की आवश्यकता। अब भाई देखिए बच्चा आपसे उम्र में छोटा है, उस बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट के लिए, टीचर की जरूरत होती है क्योंकि टीचर आपसे बड़ा है, अनुभवी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सर्वोन्मुखी व्यक्तित्व के विकास के लिए शिक्षक की आवश्यकता। जो
आपका ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है बच्चे का, मतलब चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो फिजिकल हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, चाहे वो कहीं संवेगात्मक रूप से दिक्कत कर रहा हो, जहां पर भी दिक्कत आ रही है टीचर जो है वो क्या करेगा, उसके पूरे व्यक्तित्व का विकास करेगा, उसकी समस्याओं को सुलझाएगा, उसे रास्ता दिखाएगा। ठीक है, देखिए आत्मानुभूति के लिए शिक्षक की आवश्यकता। भाई बच्चे तो उम्र में बहुत छोटा होता है, उसको तो नहीं पता ना कि आत्मानुभूति होती क्या है। तो सबसे पहले तो वो आत्मानुभूति का आपको अर्थ बताएगा। ठीक है, फिर उसको आत्मानुभूति की तरफ लेके जाएगा, रियलाइजेशन की तरफ लेके जाएगा कि सही क्या है, गलत क्या है, हमें किस रास्ते पे चलना चाहिए। ठीक है, व्यक्ति का महत्व क्या है, व्यक्ति का जन्म क्यों हुआ है, सत्यम शिवम सुंदरम का कंसेप्ट क्या है, इस सारे कंसेप्ट को टीचर ही बताता है। कैसे? पढ़ाने के थ्रू, मेथड से। ठीक है, फिर आध्यात्मिक विकास के लिए शिक्षक की आवश्यकता। अब आध्यात्मिक विकास जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है कि ईश्वर क्या है, ईश्वर को जानना क्यों जरूरी है, जीवन में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी बातें हमें टीचर बताता है। फिर नेक्स्ट है पथ प्रदर्शन के लिए शिक्षक की आवश्यकता। बिल्कुल, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं तो क्या होता है, टीचर क्या करता है, प्रॉपर गाइडेंस देता है कि बेटा ऐसा करो, बेटा ऐसा ना करो। तो जो गाइडेंस होता है वो शिक्षक ही देता है, इसलिए शिक्षक की आवश्यकता होती है। और नेक्स्ट है सामाजिक विकास के लिए शिक्षक की आवश्यकता। बिल्कुल, आपको समाज में कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे समाज आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो कैसे आपको समाज के लिए कुछ करना है, ये सारी चीजें कौन बताता है, शिक्षक बताता है। नेक्स्ट है सत्य को प्रमाणित करने के लिए शिक्षक की आवश्यकता। बिल्कुल, जो वैलिडेशन ऑफ ट्रूथ है, यानी कि सच क्या है आप कैसे जान पाएंगे, उसको जानने के तरीके तो टीचर ही बताएगा ना कि ये ट्रूथ है, सत्य क्या है। क्योंकि अगर हम सत्य को नहीं जानेंगे तो आदर्शवाद का क्या कंसेप्ट है, ईश्वर को जानना, सही गलत को जानना, तो ये सारी बातें बताने के लिए शिक्षक होता है। ठीक है, ये सारी बातें बताने के लिए शिक्षक होता है, इसलिए शिक्षक की बहुत आवश्यकता होती है। आपने ये देखा कि शिक्षक की तो बहुत आवश्यकता है, इसीलिए शिक्षक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और आदर्शवाद ने शिक्षा को बहुत अधिक महत्व दिया है। अब आपने शिक्षक को देख लिया कि शिक्षक देगा, लेकिन शिक्षक जानकारी आपको देगा कहाँ, विद्यालय में, शिक्षालय में। तो इन्होंने शिक्षालय के बारे में क्या कहा, देखिए अब आपको शिक्षा कहाँ मिलेगी, स्कूल में मिलेगी। तो स्कूल कैसा होना चाहिए, अब इसको देख लीजिए। तो इन्होंने कहा कि विद्यालय संवैदिक शिक्षा का केंद्र है, इसे हर प्रकार से आदर्श होना चाहिए। आपने एक बात ध्यान दी होगी, आदर्शवाद आदर्शवाद आदर्शों पे बहुत जोर देता है, आदर्शवाद आदर्शों पे बहुत अधिक जोर देता है। तो वो ये कहता है कि हर चीज में आदर्श को फॉलो करना चाहता है। वो क्या करता है, हर चीज में आदर्श को फॉलो करना चाहता है। इस प्रकार से वो ये कहता है कि स्कूल भी आदर्श होना चाहिए, वहां के हर तरीके, हर चीज को आदर्श होना चाहिए, मतलब सही होना चाहिए, जो दूसरों के लिए कैसा हो, उसको हम फॉलो कर पाए। हम किस चीज को फॉलो करते हैं, जो हमें अच्छा लगता है, जो सही होता है। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, इसी में पॉइंट है, विद्यालय का शैक्षिक एवं सामाजिक सामाजिक परिवेश आदर्शपूर्ण हो। मतलब वहां के प्राचार, अब जो सामाजिक परिवेश है कैसे अच्छा होगा, वहां के जो टीचर होंगे, प्रिंसिपल होंगे, चरित्रवान और अनुकरणीय हो, उनका ऐसा बिहेवियर हो, ऐसे तौर तरीके हो, ऐसे पढ़ाने का ढंग हो जिससे बच्चों को सही रास्ते पे चलने का क्या मिले, रास्ता दिखाई दे। जैसे टीचर आपका है, समय पे आता है, बिल्कुल क्या कहते हैं, अनुशासन प्रिय है, तो उसके समय पे आने पर आप भी अनुशासन प्रिय होंगे। वो सही से कपड़े पहन के आता है, उसका व्यवहार विनम्र है। ठीक है, वो पूरी तरीके से बहुत प्यार से बात करता है अपने बच्चों से, अपने से बड़ों से भी ढंग से बात करता है। तो ये सारी चीजें अगर जब आप देखेंगे, बच्चे देखेंगे, तो बच्चे भी तो वैसे ही होंगे। इसीलिए सामाजिक परिवेश कैसा होना चाहिए, आदर्शपूर्ण। ठीक है, भौतिक परिवेश, भवन और फर्नीचर आदि भी आदर्श और सुंदर होना चाहिए, यानी कि जो सीटें बैठने की, जो क्लास है, वो भी ऐसा होना चाहिए जो साफ सुथरा बना हो। ठीक है, बच्चों के लिए बैठने के लिए सुविधाजनक हो। ठीक है, इस तरीके से आदर्श प्राचार और आचार से युक्त आदर्श शैक्षिक, सामाजिक, भौतिक परिवेश बनाने वाले विद्यालय में ही बालक को सत्यम शिवम सुंदरम की अनुभूति हो सकती है। देखिए आपने यहाँ पे ध्यान दिया कि इन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम, ये 3 वर्ड मैंने बोले थे आपको कि जो सत्य है, जो सत्य है, शिव माने कल्याणकारी है और सुंदरम माने
सभी तरीके से अच्छी है, वो क्या है, ग्राह्य है, ग्रहण करने योग्य होती है। सत्यम शिवम सुंदरम का कंसेप्ट यही है और यही आदर्शवाद ने कहा है। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले पर। शिक्षार्थी, अब स्टूडेंट कैसा होना चाहिए, स्टूडेंट कैसा होना चाहिए, तो अब देखिए पढ़ा लिया टीचर ने, पढ़ाया स्कूल में पढ़ाया, अब किसको पढ़ा रहे हैं, विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं, शिक्षार्थी को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसा होना चाहिए, आदर्शवादी शिक्षा में शिक्षक शिक्षार्थी का मार्गदर्शन इस प्रकार करता है कि बालक स्वयं ही अपनी अंतर्निहित विभिन्न शक्तियों को पहचान सके, अर्थात वह अपने आप को भली भांति पहचान सके और उच्च आदर्शों विचारों को प्राप्त करने में समर्थ हो। यहाँ पर टीचर ही बच्चे का क्या करता है, मार्गदर्शन करता है, गाइडेंस देता है कि बालक अपनी जो उसके अंदर शक्तियां हैं कि वो क्या क्या क्षेत्रों में कितना अच्छा कर सकता है उसको पहचाने और जो जितने भी आदर्श हैं, वैल्यूज, मूल्य हैं, उन पे चले, उच्च आदर्शों को प्राप्त करे। तो यहाँ पर टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे को क्या करना पड़ता है, टीचर को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, देखना पड़ता है और वो टीचर से प्रभावित होता है। शिक्षक जो करता है उसके अनुसार वो अपने व्यक्तित्व का विकास भी कर लेता है। ठीक है, अब हमारा इसका, अब देखिए ये सारा माहौल तो हो गया, अब इसके बाद एक आखिरी ये भी बचता है, इन सब के बाद स्कूल में अनुशासन कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो अनुशासन में देखिए यहाँ पर दो चीजें कंसेप्ट में आती हैं कि आदर्शवादी अनुशासन पर बल अवश्य देता है किंतु दमनात्मक अनुशासन के पक्ष में नहीं है। ठीक है, ये कठोर नियंत्रण में रखकर और दमनकारी साधनों द्वारा स्थापित अनुशासन का परिणाम प्राय भयंकर होता था। इस अनुशासन का स्वरूप प्रभावात्मक होना चाहिए। एक इन्होंने ये बताया प्रभावात्मक, और आदर्शवाद आत्मानुशासन पे बल देता है। यहाँ पर दो तरह के अनुशासन होते हैं, इसको देख लीजिए आप, एक ये अनुशासन हो गया, एक ये एक ऐसा अनुशासन, प्रभावात्मक का मतलब टीचर जैसा प्रभाव दिखाएगा बच्चों पर, तो टीचर को कैसा होना चाहिए, सारे गुणों से युक्त होना चाहिए, उच्च आदर्शों से युक्त होना चाहिए और चरित्रवान होना चाहिए ताकि उन बच्चों से बच्चे क्या हो, उनसे प्रभावित हो। और दूसरा ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जब बच्चे आत्म अनुशासन में रहे, उन्हें डांटना ना पड़े, वो खुद से शांत रहे, वो खुद से सही रास्ते पे चले। तो ये दोनों अनुशासन, एक ये अनुशासन है और एक ये, इन्हीं दोनों पर इन्होंने जोर दिया था। आप यही दोनों शब्द याद रख लेंगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि आदर्शवाद ने विभिन्न चीजों के बारे में किस तरह के बारे में बात की है और शिक्षा से रिलेटेड जितने भी पक्ष थे वो मैंने आपको आज के इस वीडियो में कवर करा दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद।